हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक पीवाईक्यू के प्रश्न ई गवर्नेंस के मॉडल स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। हालांकि यह प्रश्न पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, फिर भी आगामी मुख्य परीक्षा के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आपके आगामी मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न देखने को मिले। तो आज का हमारा प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या है, इसके उद्देश्यों, प्रमुख श्रेणियों, भारत, बिहार और अन्य राज्यों में शुरू की गई पहलों, लाभों, चुनौतियों और सुधारात्मक उपायों का विश्लेषण कीजिए। व्हाट इज ई गवर्नेंस? एनालाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स, की कैटेगरीज, इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड इन इंडिया, बिहार एंड अदर स्टेट्स, बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड करेक्टिव मेजर्स। और ये प्रश्न 38 मार्क्स का है, मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें आपको हर एक पॉइंट को डिटेल में लिखना होगा। अगर बात करें प्रश्न की डिमांड की, तो सबसे पहले तो ई गवर्नेंस क्या है उसे हमें बताना होगा, फिर इसके उद्देश्यों को, फिर इसके प्रमुख श्रेणियों को, फिर भारत, बिहार और अन्य राज्यों में जो भी पहले की गई हैं उसे लिखना है, फिर इसके लाभ को, फिर चुनौतियों को और जो सुधारात्मक उपाय हैं इसे लिखना है। मतलब बात करें तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें टोटल 9 डिमांड है। तो हम लोग एक एक को समझते हैं कि इसमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्न के इंट्रो अर्थात भूमिका की बात करें तो इसमें आपको ई गवर्नेंस को डिफाइन करना होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, ई गवर्नेंस रेफर टू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मोबाइल कंप्यूटिंग by government agencies to provide government information and services to citizen of the country। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, मोबाइल कंप्यूटिंग का उपयोग देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग इसका डेफिनेशन इस प्रश्न के इंट्रो के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न के मुख्य भाग की। तो इसमें आप सबसे पहला जो हेडिंग देंगे वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के उद्देश्य। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटी टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस, शासन प्रशासन की दक्षता में सुधार। फिर तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है बूस्टिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन के स्तर को बढ़ावा देना। फिर चौथा है वो है इंश्योरिंग प्रॉपर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, सेवाओं के समुचित वितरण को सुनिश्चित करना। और जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता का पालन करना। तो ये टोटल 5 ऑब्जेक्टिव है जिसे आपको इस प्रश्न में लिखना होगा, इस प्रश्न के उत्तर में लिखना होगा। अब इसके अंतर्गत जो दूसरा आप हेडिंग देंगे वो है 5 की फीचर्स फॉर अचीविंग ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के निष्पादन हेतु 5 मुख्य विशेषताएं, जिसे हम लोग SMART स्मार्ट के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें S का मतलब है सिंपल अर्थात सरल, फिर M का मतलब है मोरल अर्थात नैतिक, उसी तरह A का मतलब है अकाउंटेबिलिटी अर्थात जवाबदेही, R का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात उत्तरदायी और T का मतलब है ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शिता। तो ऑलरेडी इस प्रश्न में टोटल 8 डिमांड है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से भी आप बना के छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिस प्रश्न में 2 से 3 ही डिमांड रहेगा ई गवर्नेंस से रिलेटेड, तो वहाँ आपको 1 से 2 लाइन में इसे एक्सप्लेन भी करना रहेगा। और आप लोग ये 1 से 2 लाइन एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप अपना खुद का जो नोट्स बना रखा है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी कोचिंग के स्टैंडर्ड नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा जो कॉन्सेप्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी इन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। जो इसमें हम लोग देंगे वो है कंपोनेंट ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस की प्रमुख श्रेणियाँ। तो इसके अंतर्गत जो पहला है वो है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकार के विभिन्न अंगों के बीच प्रशासनिक प्रक्रियाओं का स्वचालन में संचालन और प्रक्रियाओं की दक्षता में वृद्धि हेतु किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ई समीक्षा हो गया, LA ऑनलाइन है, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा श्रेणी है वो है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक।
तो इसमें क्या है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग है उसे शासन में नागरिकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना, गुणवत्तापूर्ण तथा त्वरित तथा अंतिम छोर तक आसान सेवाओं को के वितरण को सुनिश्चित करना है। जो किया जा सकता है कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, डिजिटल लैंड भूमि रिकॉर्ड के द्वारा या फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू के द्वारा भी सरकार करती है। उसके बाद इसमें जो तीसरा है वो है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यापार। इसमें उद्योगों और व्यवसायों के मध्य बेहतर समन्वय तथा संपर्क बनाने के लिए तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता ली जाती है, जिसका एग्जाम्पल है ई नाम है या फिर सिंगल विंडो का जो सिस्टम है उसे भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद जो चौथा श्रेणी है वो है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी। तो इसके अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं कि सरकारी संस्थानों में कार्य दक्षता तथा संचालन प्रक्रियाओं में वृद्धि हेतु सूचना तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर ई लर्निंग फॉर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय है। इस तरह से कुछ प्लेटफॉर्म सरकार द्वारा संचालित किया गया है जो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने का कार्य करती है विभिन्न श्रेणियों के द्वारा। अब हम लोग इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो है इनिशिएटिव लॉन्च इन इंडिया, भारत में की गई पहल, मतलब भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की गई है उसे अब हम लोग लिखेंगे। तो इसके अंतर्गत डिफरेंट सेक्टर्स में जो जो इनिशिएटिव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसे आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं। जैसा कि पहला है पब्लिक सेक्टर पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सार्वजनिक सेवा वितरण। इसमें आप लोग आधार, डिजी लॉकर या CP ग्राम, जिसमें लोक शिकायत निवारण पोर्टल है, उसे लिख सकते हैं। उसी तरह एजुकेशन सेक्टर में अगर बात करें तो इसमें आप लोग दीक्षता पोर्टल या स्वयं पोर्टल को लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर बात करें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास की, तो इसके लिए ई नाम, एम किसान जैसे एग्जाम्पल्स हैं। फिर है फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन की बात करें, वित्तीय विकास और समावेश की, तो इसमें आप लोग UPI या फिर ई रुपीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो है इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन बिहार, बिहार में की गई पहल, मतलब बिहार सरकार के द्वारा जो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की गई है उसे लिखेंगे। और इसमें भी डिफरेंट सेक्टर वाइज लिखेंगे, जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कानून और प्रशासन का प्रवर्तन हेतु बिहार सरकार ने ई चालान की व्यवस्था की है, या फिर ई प्रिजन और ई मुलाकात सिस्टम का किया है, या फिर चक्र हो गया। तो आप लोग इस तरह से एग्जाम्पल देके आपको लिखना है। फिर सेकंड है लैंड सेटलमेंट एंड रिकॉर्ड अपडेटिंग, जमीन बंदोबस्ती और अभिलेख उद्यतनीकरण। इसमें आप लोग लैंड मैप बिहार, भू नक्शा बिहार, ऑनलाइन जमाबंदी, ऑनलाइन म्यूटेशन का जो व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया है वो आप लिख सकते हैं। फिर बात करें जो इसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, मतलब कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में, तो इसमें BRLP जीविका, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना जो शुरू किया गया है उसे आप लोग लिखेंगे। फिर है एजुकेशन सेक्टर में जो बिहार सरकार ने ई कल्याण वेबसाइट लॉन्च किया है, या फिर मेधा सॉफ्ट, उसे आपको लिखना है। फिर हेल्थ एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की बात करें, जिसमें स्वास्थ्य, जलापूर्ति और स्वच्छता है, उसमें MDHY या फिर पंचायत निश्चय सॉफ्ट है, इसे आपको लिखना होगा। अगर इमरजेंसी ई सर्विसेज की बात करें, आपातकालीन ई सेवाओं की, तो इसमें इंद्रव्रजा या नीतीश डिवाइस को आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो ई गवर्नेंस का पहल है वो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो आपको लिखना है। फिर है नेक्स्ट हेडिंग जो देंगे वो है इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों में की गई पहल। तो उसमें अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसमें ई सेवा उन्होंने लॉन्च किया है, जिसके द्वारा भुगतान और प्रमाण पत्रों के लिए ये ई सेवा करके एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसी तरह अगर कर्नाटक की बात करें तो उन्होंने एक भूमि पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु एक सुविधा दी गई है। फिर बात करें केरल गवर्नमेंट की, तो उन्होंने एक फ्रेंड्स नाम का पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके द्वारा जो सरकारी बकाया भुगतान है उसे किया जाता है। फिर अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उन्होंने लोकवाणी परियोजना शुरू की है, जो एकल खिड़की समाधान के तरह कार्य करती है। अगर बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो उन्होंने ज्ञान दूत नामक एक पोर्टल लॉन्च की है, जिसमें सरकारी सेवाएं पहुंचाने हेतु किया गया है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो इन्होंने कुछ ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसे आपको लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में। अब इसके तहत जो नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो है बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस,
ई गवर्नेंस के लाभ। तो इसमें जो सबसे पहला सब हेडिंग आप दीजिएगा वो है मोर कन्वीनियंस, अधिक सुविधा। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि ई गवर्नेंस से जो नागरिक हैं वो अधिक सुविधा उठा सकते हैं आसानी से, जो पहले कन्वेंशनल तरीके से लोग नहीं उठा पाते थे। फिर है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, मतलब कि ई गवर्नेंस के द्वारा पारदर्शिता बढ़ती है सरकारी कामकाजों में। फिर है इफ़िशियंसी, दक्षता भी बढ़ती है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन प्रक्रिया काफ़ी जल्दी और प्रभावी ढंग से कार्य करता है। फिर है कॉस्ट रिडक्शन, लागत में कमी, ये भी एक बहुत बड़ा इसका लाभ है, मतलब कि किसी भी सरकारी काम में लागत में कमी आती है। फिर है बेटर सर्विस, बेहतर सेवाएं, ई गवर्नेंस के द्वारा बेहतर सेवाएं प्रदान की जाती है कन्वेंशनल मेथड से। फिर है रिडक्शन इन करप्शन, भ्रष्टाचार में कमी। आप देखेंगे कि इसमें मिडिल मैन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसने ये समाप्ति करके रख दिया है। फिर 7वां है इसमें इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही में वृद्धि। इसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके जवाबदेही में वृद्धि आती है, क्योंकि आजकल ई कंप्लेन का सुविधा चल गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस टोटल 7 पॉइंट्स है, जिसे आपको 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करना ही करना है। आप लोग सिर्फ इस तरह से सब हेडिंग देके नहीं छोड़ेंगे। इन 7 सब हेडिंग को या फिर इसमें 4 या 5 जितना भी लिखेंगे उसे आपको 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आपको देना है वो है चैलेंजेस, चुनौतियाँ। तो इसके अंतर्गत जो पहला सब हेडिंग है वो है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब कि इसमें जो समाज में हाशिए पे लोग हैं या फिर जो अभी भी पिछड़े हैं उनके पास भी अभी ये डिजिटल पहुंच नहीं पहुंच पाया है, जिससे कि डिजिटल डिवाइड का संभावना बढ़ गया है। फिर है दूसरा डाटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी कंसर्न, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधित चिंताओं, जिसमें डाटा का चोरी या फिर डाटा का हेरफेर का भी मामला सामने आया है, जो इसका चुनौती है। फिर बात करें तीसरा चुनौती का, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, आधारभूत संरचना की कमी। तो अभी भी हमारे देश में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है और ये इसका एक चुनौती की तरह कार्य करता है। फिर है लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी, सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी। अभी भी आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाके में या फिर दूरदराज इलाके में अभी भी इंटरनेट का कनेक्टिविटी उतना बेहतर नहीं हो पाया है, जहाँ नेटवर्क इशू है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ चुनौतियां इसका है। फिर है टेक्निकल इशू, तकनीकी समस्या। तो हमारे देश में डिजिटल ई गवर्नेंस को लेके बहुत सारे अभी भी तकनीकी समस्याएं व्याप्त हैं, जो इसके एक चुनौती की तरह कार्य करती है। तो ये आपका टोटल 5 चुनौती हो गया, जिसे आपको 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, आप लोग सिंपल इसे सब हेडिंग लिख के छोड़ मत दीजिएगा। अब है नेक्स्ट जो हेडिंग इसमें है वो है करेक्टिव मेजर्स, जो हमारा इसका लास्ट डिमांड है, सुधारात्मक उपाय। तो इसके अंतर्गत आप सबसे पहला सब हेडिंग जो देंगे वो है इम्प्रूविंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार, जो इसका सबसे बड़ा करेक्टिव मेजर्स है। अगर हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे तभी हम लोग समाज के हर एक पिछड़े लोगों और रिमोट एरिया तक डिजिटल ई गवर्नेंस को हम लोग पहुँचाने में सफल हो पाएंगे। फिर है इन्हांसिंग डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। अभी भी ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे कि डिजिटल साक्षरता को लेकर उतना जागरूकता नहीं है, तो इसे भी अवेयरनेस फैलाने का ज़रूरत है। फिर है इंश्योरिंग डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना। अगर आप इसमें सरकार इसमें काम करती है तो लोगों के बीच विश्वास पैदा होगा ई गवर्नेंस को लेके। फिर है स्ट्रीमलाइनिंग सर्विसेज, सेवाओं को सुव्यवस्थित करना। गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज तरीके से ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए। फिर है प्रमोटिंग इंक्लूसिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देना, मतलब कि जो ग्रास रूट लेवल तक या फिर रिमोट एरिया तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा देना तथा ई गवर्नेंस को पहुंचाना जरूरी है, तभी आप ई गवर्नेंस को सुचारू रूप से काम लागू कर पाएंगे। तो ये हो गया इसका कुछ करेक्टिव मेजर्स जिसे आपको लिखना है और इसे भी 1 से 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आप लोग इस प्रश्न उत्तर का कंक्लूजन लिख के अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। और जैसा कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आपको 3 से 4 लाइन में आपको कोशिश करना है कि इसका कंक्लूजन आपको लिखना है और फिर आंसर को कंक्लूड कर देना है। तो ये हो गया हमारा ई गवर्नेंस के प्रश्न का मॉडल स्ट्रक्चर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको टोटल समझ में आ गया होगा इसका हर एक डिमांड कि उसमें क्या हेडिंग और सब हेडिंग लिखना है। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए, तो आप लोग इस प्रश्न को हल्के में नहीं लेंगे और सावधानी से इसके हर एक पॉइंट को लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं पीवाईक्यू सीरीज के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।